हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस पढ़ाई हब बाय अल्पना मैम। आज हम अपना फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 8 जो कि है हमारा बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा ये चैप्टर नंबर 8 है। इससे प्रीवियस हमारे 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर उससे रिलेटेड आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन्हें गो थ्रू करिए। आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि हमारा चैप्टर का नेम है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, तो बायोमैकेनिक्स क्या होता है या फिर बायोमैकेनिक्स का स्पोर्ट्स में क्या इंपॉर्टेंस होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स। मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स का मतलब, बायोमैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? सो इट इज़ द स्टडी ऑफ फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू Bartlett R. The study and analysis of human movements pattern in sports is called biomechanics। तो देखिए बायोमैकेनिक्स जैसे कि आपको नेम से ही समझ में आ रहा है, बायो का मतलब होता है एक लिविंग ह्यूमन या फिर एक लिविंग थिंग। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ फोर्सेज। ये क्या है? फोर्सेज की एक स्टडी है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, तो यहाँ पर हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन बॉडी की कुछ इंटरनल फोर्स होती हैं और हमारे आसपास एक्सटर्नल फोर्सेज होती हैं। तो उन्हीं की स्टडीज़ को या फिर फोर्सेज की स्टडी एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग सिस्टम, और उसका इफेक्ट लिविंग सिस्टम पर क्या पड़ता है, कैसे पड़ता है, उसी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोमैकेनिक्स। उसके बाद अकॉर्डिंग टू बार्टलेट आर इन्होंने क्या कहा है? द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन मूवमेंट्स, मतलब ह्यूमन मूवमेंट्स की स्टडी एनालिसिस को स्टडी करना, मूवमेंट पैटर्न इन स्पोर्ट्स इज कॉल्ड ह्यूमन बायोमैकेनिक्स। अब बायोमैकेनिक्स में क्या है? देखिए यहाँ पर कोई भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है, अब वो किस तरीके से अपनी मूवमेंट्स को कर रहा है, या फिर यहाँ पर दे रखा है मूवमेंट पैटर्न। मूवमेंट पैटर्न में अगर हम बात करते हैं तो जब ह्यूमन बॉडी होती है या जब कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है, जब वो किसी भी स्पोर्ट्स को खेलता है तो इवन हर सेकेंड में उसकी मूवमेंट चेंज होती है। तो उसी मूवमेंट पैटर्न को एनालाइज करना, उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोमैकेनिक्स कहलाता है। क्योंकि जब भी कोई ह्यूमन बॉडी कोई भी एक्शन करती है, कोई भी मूवमेंट करती है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे आसपास की जो एक्सटर्नल फोर्स होती है वो भी रिएक्ट करती है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी भी काम करती है। तो उन्हीं सबकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोमैकेनिक्स। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। अच्छा, इससे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज कोई स्टॉर्म या फिर तेज़ तूफान या हवा चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम उसके अगेंस्ट चलते हैं, मतलब अगर सपोज वो हवा आपसे अपोजिट चल रही है और आप उसके अपोजिट जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी उस डायरेक्शन में जाने के लिए, मतलब हवा के अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए। जबकि जिस साइड में, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है, अगर आप उसी डायरेक्शन में चले तो आपको इंटरनल फोर्स इतना ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। तो बस इसी चीज़ की स्टडी को कि हम जो भी यहाँ पर अपना जो भी फिजिकल मूवमेंट्स हम करते हैं या जो भी एक स्पोर्ट्स पर्सन मूवमेंट्स करता है, तो वो किस तरीके से अपनी मूवमेंट्स को एक्सटर्नल फोर्स के साथ मिलाकर अपनी स्किल्स को डेवलप या अपनी टेक्निक्स को और एफिशिएंट कर सकता है। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, कि बायोमैकेनिक्स, अब यहाँ पर आपका एक जो जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है उसमें क्या है, उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स नहीं है, तो आप इसे यहीं से नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। असिस्ट इन इम्प्रूविंग टेक्निक्स, ये क्या करता है? टेक्निक्स को इम्प्रूव करने में मदद करता है। अब भाई टेक्निक्स को इम्प्रूव करने में कैसे मदद करेगा? जब एक जो भी हमारा ट्रेनर है या जो भी हमें कोच है, जो हमें सिखा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब उसे बायोमैकेनिक्स की नॉलेज है तो उसे पता है कि किस गेम में कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होंगी, उन्हें हम किस तरीके से किन मूवमेंट्स पर करें या फिर किस एंगल से उसको किया जाए, जिससे हम उस तरीके को, उस टेक्निक को बहुत ही एफिशिएंट वे में कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है असिस्ट इन इम्प्रूविंग टेक्निक, अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करने में यह हमें असिस्ट करता है। उसके बाद आता है आपका हेल्प इन इम्प्रूविंग इक्विपमेंट। हर स्पोर्ट्स में अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, तो उनको इम्प्रूव करने में ये हमें मदद करता है। जैसे कि यहाँ पर जो टेनिस होता है, तो टेनिस में नॉर्मली जो आपने उसके रैकेट्स देखे होंगे वो काफ़ी बड़े होते हैं। वो क्यों होते हैं? ताकि आपकी जो बॉडी मूवमेंट है, आपको ज़्यादा भागना दौड़ना ना पड़े, ठीक है, और आपको बॉल को कंट्रोल करने में मदद हो। तो ऑब्वियस सी बात है जब एक पर्सन को, मतलब जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बना रहा है, जब उसको बायोमैकेनिक्स की नॉलेज है तभी तो उसने अपने इक्विपमेंट्स का इस तरीके से डिज़ाइन रखा। तो ऑब्वियस सी बात है बायोमैकेनिक्स हेल्प करता है अपने इक्विपमेंट को इम्प्रूव करने में, ताकि स्पोर्ट्स पर्सन को काफ़ी हेल्प हो सके। उसके बाद आता है आपका
फैसिलिटेट परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए यहाँ पर आपकी टेक्निक्स इंप्रूव हुई, मतलब आपने जो भी सीखा, आपकी स्किल्स, आपकी टेक्निक्स वो इंप्रूव होती हैं। उसके बाद आपके इक्विपमेंट्स भी इंप्रूव होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक स्पोर्ट्स पर्सन को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, वो बायोमैकेनिक्स की नॉलेज रखता है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, फैसिलिटेट होगी। वो जो भी स्पोर्ट्स खेल रहा है उसमें उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑलरेडी या फिर डेफिनेटली एनहेंस होगी ही होगी। इसके बाद हमें दे रखा है सपोर्ट इन प्रिवेंटिंग इंजरी। सपोर्ट इन प्रिवेंटिंग इंजरी, जैसे कि हमें पता है बायोमैकेनिक्स के बारे में कि हमें कहाँ पर कौन सी कितनी फोर्स लगानी है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर स्पोर्ट्स में जो इंजरी होने के चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। उसके बाद आता है आपका वर्क इन इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेनिंग। किसी भी पर्सन को या कोई भी ट्रेनर अगर किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रेनिंग दे रहा है तो उसके लिए क्या है, वर्क इन इम्प्रूवमेंट। उसकी जो ट्रेनिंग है उसमें क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि हम उस पर्सन को, उस जो भी है ट्रेनर जो भी स्पोर्ट्स पर्सन को सिखा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो उसे ट्रेनिंग कराता है तो वो उसे सब बताकर चलता है कि आपको कब कितनी फोर्स अप्लाई करनी है, कब किस तरीके से आपको टेक्निक करनी है, सब चीज़ें वो उसको बताकर चलता है, जिससे क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होती है, इम्प्रूव होती है। उसके बाद आता है आपका फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। वो हमारा जो डेफिनेशन था उसी में हमने देखा था। ये क्या करता है, फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को अंडरस्टैंड, समझने में हमें मदद करता है, क्योंकि हम यहाँ पर पूरी ह्यूमन बॉडी की ही क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी जब मोशन में है तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगी, या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ हम अपने मोशंस को किस तरीके से कंट्रोल या रिएक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका टाइप ऑफ मूवमेंट। अच्छा, टाइप ऑफ मूवमेंट से आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। टाइप ऑफ मूवमेंट्स में हमारे कितने तरीके के टाइप्स हैं, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। कौन कौन सी होती हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स, एंगुलर मूवमेंट्स, सर्कमडक्शन एंड रोटेशन। नेम से ही आपको पता चल रहा होगा, फिर भी हम इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं और समझते हैं कि ये किस तरीके के मूवमेंट्स हैं। सबसे पहला है ग्लाइडिंग मूवमेंट्स। ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती हैं, ये छोटी छोटी बोन्स के बीच में होता है। ये बोन्स मूव तो करती हैं बट ये किसी भी तरीके का एंगल नहीं बनाती। जैसे कि यहाँ पर हम जैसे हाथ को ऊपर नीचे करते हैं तो एक तरीके से एंगल बनता है, तो इस तरीके का कोई एंगल नहीं बनता। बहुत ही छोटी छोटी बोन्स होती हैं, जैसे कि कार्पस एंड टार्सस। कार्पस एंड टार्सस हमारे हाथ पैरों में यहाँ पर ये जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं इनको हम कार्पस और टार्सस कहते हैं। अब जब अगर मैं अपने हाथों को मूव कर रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है इन सारी बोन्स का काम है, सपोज मैंने हाथ को मूव किया तो ये भी सारी बोन्स मूव हुई, बट क्या इन्होंने कोई एंगल क्रिएट किया, नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर कार्पस एंड टार्सस ये मूवमेंट तो करती है, इनको हम ग्लाइडिंग मूवमेंट्स कहते हैं, बट ये कोई एंगल क्रिएट नहीं करती। और ये जो मूवमेंट्स है ग्लाइडिंग मूवमेंट्स, ये छोटी छोटी बोन्स के बीच में होते हैं जो हम कि नॉर्मली नहीं देख पाते। उसके बाद है एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं हम। देखिए एंगुलर मूवमेंट आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, ऐसे मूवमेंट्स जो कोई ना कोई एंगल बनाते हैं। मतलब अगर हम वो मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारी बोन से कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा। अब यहाँ पर क्या आता है, इट अकर्स ओनली बिटवीन द लॉन्ग बोन्स। सिंपल, ये जो हमारी लॉन्ग बोन्स हैं उन्हीं के बीच में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पर 4 टाइप ऑफ एंगुलर मूवमेंट दे रखे हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले है फ्लेक्शन, एंगल बिटवीन जॉइंट डिक्रीज। यहाँ पर 2 जॉइंट के बीच में जो एंगल है या 2 बोन्स के बीच में जो एंगल है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारी आर्म है, बाजू है, इसको अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लाऊं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे इन 2 बोन्स के बीच में या 2 जॉइंट्स के बीच में जो एंगल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट इज नोन एज फ्लेक्शन। अब अगर मैं वापस से इसको लेकर जाऊं, इसको क्या कहा है, एक्सटेंशन, एंगल बिटवीन जॉइंट इंक्रीज। जब 2 जॉइंट्स के बीच में या 2 बोन्स के बीच में एंगल बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। जैसा कि हेड है, अब हेड को अगर मैं नीचे की तरफ ला रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है बोन्स जो हमारी बॉडी की हैं वो आपस में पास में आ रही हैं, तो यहाँ पर क्या है, फ्लेक्शन, क्योंकि हमारी बोन पास में आ रही है। और अगर इसी हेड को मैं पीछे की तरफ लेकर जाऊं तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है बिटवीन द जॉइंट वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद आता है आपका
एबडक्शन, एबडक्शन क्या आता है, मूविंग अ पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन। अब एबडक्शन क्या है, देखिए पहले तो हम मिड लाइन समझते हैं। मिड लाइन क्या होता है, हमारी बॉडी का जो मिड लाइन बिल्कुल मिड का पार्ट होता है उसे मिड लाइन कहते हैं। जब हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट मिड लाइन से बाहर जाता है, जैसे कि मेरे हैंड्स हैं, जब मैं इनको ऊपर की तरफ ले जाऊंगी मतलब मिड लाइन से दूर ले जाऊंगी बाहर की तरफ, तो उसे हम क्या कहते हैं, एबडक्शन, मतलब मिड लाइन से दूर। ऐसे ही एडक्शन, एडक्शन में क्या होता है, जब इन हाथों को हम मिड लाइन की तरफ मतलब अंदर की तरफ लेकर आते हैं, मिड लाइन के पास लेकर आते हैं, तो उसे हम कहते हैं एडक्शन। क्लियर, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन, ये क्लियरली आप कर लीजिएगा क्योंकि 12th में ये आते ही आते हैं। उसके बाद आता है आपका सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन क्या है, देखिए इट टेक प्लेस बिटवीन द हेड ऑफ अ बोन, यहाँ पे हेड का मतलब ये सिर वाला नहीं है, हेड ऑफ अ बोन एंड इट्स आर्टिकुलर कैविटी, मतलब यहाँ पर क्या है, इसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब एक जो बोन है उसका जो हेड है मतलब उसका जो सिरा है वो दूसरी बोन की आर्टिकुलर, आर्टिकुलर मतलब दूसरे बोन में एक कैविटी टाइप का एक गड्ढा नुमा होता है, उसमें वो फिट होता है एक सॉकेट की तरह, ठीक है, तो इसीलिए हम इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल शोल्डर एंड हिप जॉइंट। शोल्डर एंड हिप जॉइंट मतलब यहाँ पर शोल्डर है, ये क्या है, ये जो हमारे शोल्डर की आर्टिकुलर कैविटी है, इसमें जो हमारी बोन है इसका जो एंड है वो फंसा हुआ है, तो उसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं और उसी को हम कहते हैं सर्कमडक्शन मूवमेंट। सर्कमडक्शन मूवमेंट में सारी मूवमेंट्स आ जाती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, क्योंकि अगर हम शोल्डर और हैंड की मतलब शोल्डर और इसकी बात करें तो ऑब्वियस सी बात है आप इसे ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे भी रोटेट कर सकते हैं, तो इसमें सारी मूवमेंट्स इंक्लूड होती हैं, ठीक है। बट सर्कमडक्शन में आप स्पेशली ये याद रखेंगे कि ये किस तरीके के जॉइंट्स में होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में एग्जांपल क्या होता है, शोल्डर एंड हिप जॉइंट। ओके, नेक्स्ट इज रोटेशन। अब रोटेशन आपको नेम से ही पता चल जाता है, रोटेशन का मतलब अब अ बोन मूव्स अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस, मतलब एक बोन है वो अपने मतलब वो फिक्स एक ही जगह पर है और वो उसी सेंट्रल एक्सिस के आजू बाजू क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, दैट इज नोन एज रोटेशन विदाउट अंडरगोइंग एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द एक्सिस, मतलब एक एक्सिस पर वो बोन है एक पॉइंट पर और वहीं से वो रोटेट कर रही है बिना अपने एक्सिस से इधर उधर डिस्प्लेसमेंट हुए, जब वो रोटेट करती है अपने ही एक्सिस पर रहकर, दैट इज नोन एज रोटेशन। जैसे कि हमारी जो ये बोन होती है, हमारा जो सिर होता है उसे हम आगे नीचे आगे पीछे या फिर रोटेट या फिर साइड बाय साइड ट्विस्ट भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर क्या है, हमारी जो ये बोन है वो एक ही एक्सिस पर है और उसी पर रहते हुए वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, दैट इज नोन एज रोटेशन। ठीक, तो ये है हमारा चैप्टर नंबर के कुछ टॉपिक्स जिसे आज हम क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स रह गए हैं हम उसे अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, दिस इज इट फॉर टुडे।